आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जो छत्तीसगढ़ की सियासत और समाज में पिछले 24 सालों से लगातार गूंज रहा है। एक ऐसा सवाल जो आदिवासी संस्कृति, राजनीतिक महत्वाकांक्षा और आस्था के त्रिकोण में उलझा हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मामलों की। 1 नवंबर 2000 को जब छत्तीसगढ़ एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, तब से लेकर आज तक अजीत जोगी, डॉक्टर रमन सिंह, भूपेश बघेल और अब विष्णुदेव साय, इन 4 मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में धर्मांतरण का मुद्दा कितना गरमाया, कितने केस दर्ज हुए, कितनों को सजा हुई और इन आरोपों की जमीनी हकीकत क्या है। आज हम इन सभी सवालों की पड़ताल करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नवप्रदेश टीवी। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण इतना संवेदनशील मुद्दा क्यों है। दरअसल छत्तीसगढ़ की सामाजिक बुनावट ही कुछ ऐसी है। यहाँ बड़ी संख्या में आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं। इन समुदायों के बीच ईसाई मिशनरीज और हिंदू संगठन और पारंपरिक आदिवासी मान्यता को मानने वाले संगठन सभी सक्रिय हैं। अक्सर आदिवासी बहुल इलाकों जैसे बस्तर और सरगुजा ये खबरें आती है कि लालच देकर धोखे से या जबरदस्ती धर्म बदलवाया जा रहा है। इन्हीं आरोपों और प्रत्यारोपों ने इस मुद्दे को हमेशा विवादास्पद बनाए रखा है। चलिए अब सफर शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी के कार्यकाल से, जो साल 2000 से 2003 तक चला। जब जोगी जी ने सत्ता संभाली तो राज्य बिल्कुल नया था। सरकार का पूरा ध्यान एक नए प्रशासनिक तंत्र को खड़ा करने और बुनियादी ढांचा बनाने पर था। उस दौर में धर्मांतरण को लेकर राज्य का अपना कोई अलग कानून नहीं था। हालांकि छिटपुट आरोप तब भी लगते थे, लेकिन ये कभी बड़ा राजनीतिक मुद्दा नहीं बन पाया। धर्मांतरण से जुड़े सवाल अक्सर आदिवासी पहचान और विकास की बहसों में कहीं खो जाते हैं। कोई बड़ा और उल्लेखनीय मामला इस दौरान दर्ज नहीं हुआ। अब आते हैं उस दौर में जब धर्मांतरण का मुद्दा छत्तीसगढ़ की राजनीति के केंद्र में आ गया। ये दौर था डॉक्टर रमन सिंह का, जिन्होंने पूरे 15 साल यानी 2003 से 2018 तक राज्य पर शासन किया। विपक्ष और कई सामाजिक संगठनों का आरोप है कि रमन सिंह के कार्यकाल में ही धर्मांतरण की घटनाएं सबसे ज्यादा बढ़ी। एक सरकारी सूत्र के हवाले से भी यह कहा गया कि रमन सिंह के शासनकाल में सबसे अधिक धर्मांतरण हुआ। हालांकि सबसे अधिक कार्यकाल भी उनका ही रहा। बस्तर और सरगुजा जैसे इलाकों में तनाव, हिंसा और सांप्रदायिक टकराव की खबरें आम हो गई। एक तरफ हिंदू संगठन ईसाई मिशनरियों पर जबरन धर्मांतरण का आरोप लगाते, तो दूसरी तरफ मिशनरी स्कूलों और चर्चों पर हमलों की घटनाएं भी सामने आती। तो सवाल उठता है कि इन 15 सालों में आखिर कितने मामले दर्ज हुए। देखिए, पूरे 15 साल का कोई एक मुश्त सरकारी डेटा मिलना मुश्किल है, लेकिन क्रिश्चियन फोरम जैसे संगठनों के अनुसार भाजपा के 15 वर्षों के शासन में ईसाई समुदाय पर हमलों की और प्रताड़ना के लगभग 17 से 18 मामले में ही FIR दर्ज हो सकी। हालांकि उनका दावा है कि जमीनी स्तर पर अनगिनत ऐसी घटनाएं थी जिनकी रिपोर्ट तक नहीं लिखी गई। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात आरोपों की न्यायिक स्थिति। इतने आरोपों और हंगामे के बावजूद ज्यादातर मामले कभी अदालत की दहलीज तक मजबूती से पहुंच ही नहीं पाए। सबूतों की कमी या लंबी जांच प्रक्रियाओं के चलते दोष सिद्धि यानी दोषियों को सजा मिलने के उदाहरण न के बराबर है। 2018 में सत्ता बदली और कांग्रेस के भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने। उम्मीद थी कि शायद अब चीजें बदलेगी, लेकिन धर्मांतरण के आरोप लगते रहे। बस आरोपों का स्वरूप बदल गया। इस बार धर्मांतरण से ज्यादा धर्मांतरण के नाम पर हिंसा और पुलिस की निष्क्रियता के आरोप सुर्खियों में रहे। आइए अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो गृह विभाग और समाचार रिपोर्टों से मिले हैं। भूपेश बघेल सरकार के दौरान साल 2020 में धर्मांतरण का एक मामला दर्ज हुआ। 2021 में ये बढ़कर 7 हो गए। 2022 में 3 मामले सामने आए और 2023 में एक भी नया केस दर्ज नहीं हुआ। लेकिन कहानी में एक और पेच है। ईसाई संगठनों का दावा है कि 2019 से 2022 के बीच सिर्फ 3 सालों में ईसाइयों पर हमले और प्रताड़ना के 380 मामले सामने आए, जिनमें FIR और शिकायतें दोनों शामिल हैं। उनका आरोप था कि कांग्रेस सरकार में उनकी शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया गया। वहीं भूपेश बघेल सरकार इन आरोपों को विपक्ष की चुनावी साजिश बताती रही।
और न्यायिक परिणाम रमन सिंह सरकार की तरह ही इस दौर में भी दोष सिद्धि के मामले सीमित ही रहे। ज़्यादातर केस या तो जांच में अटके हैं या अदालत तक पहुंचे ही नहीं। अब बात करते हैं वर्तमान की। 2023 के अंत में सत्ता फिर बदली और मुख्यमंत्री बने विष्णुदेव साय, जो खुद एक आदिवासी समुदाय से आते हैं। उन्होंने आते ही साफ कर दिया कि उनकी सरकार अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए एक सख्त कानून लाएगी और इसका असर आंकड़ों में भी दिखने लगा है। साल 2024 में 12 नए मामले दर्ज किए गए और 2025 में अब तक 4 मामले सामने आ चुके हैं। विशेष रूप से बस्तर, सरगुजा, धमतरी और बिलासपुर जैसे इलाकों पर नजर रखी जा रही है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि छत्तीसगढ़ में केवल कलेक्टर की अनुमति से ही धर्म परिवर्तन वैध माना जाएगा। बिना अनुमति के पाए जाने वाले मामलों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। तो ये नया सख्त कानून क्या होगा? छत्तीसगढ़ सरकार दूसरे राज्यों जैसे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कानूनों का अध्ययन कर रही है। उम्मीद है कि नए बिल में बिना अनुमति, धोखे, लालच या जबरदस्ती से होने वाले धर्मांतरण को गैर कानूनी बनाने के लिए कड़े प्रावधान जोड़े जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जस का तस है। कानून तो पहले भी थे, फिर भी दोष सिद्धि क्यों नहीं होते? इसकी कई वजह हैं। अदालत में केस अक्सर सबूतों की कमी के कारण गिर जाते हैं। कई बार गवाह अपने बयान से पलट जाते हैं या फिर पुलिस की जांच में ही कमजोरियां रह जाती हैं। नतीजा ये होता है कि आरोपी आसानी से बरी हो जाते हैं और पीड़ितों को न्याय का इंतजार ही रहता है। ये मुद्दा सिर्फ कानून और राजनीति का नहीं है, इसका एक गहरा सामाजिक पहलू भी है। पहला, आदिवासी समाज के भीतर ही अपनी पहचान को लेकर एक बहस छिड़ी हुई है। कुछ खुद को हिंदू परंपरा का हिस्सा मानते हैं तो कुछ अपनी स्वतंत्र और पारंपरिक धार्मिक पहचान पर जोर देते हैं। दूसरा, ईसाई मिशनरियों द्वारा चलाए जा रहे स्कूल और अस्पतालों को लेकर भी दो राय है। एक पक्ष इसे शिक्षा और स्वास्थ्य के जरिए की जाने वाली समाज सेवा मानता है तो दूसरा पक्ष इसे धर्मांतरण का एक जरिया करार देता है। तीसरा, तथाकथित चंगाई सभाओं को लेकर अक्सर विवाद होता है। इन प्रार्थना सभाओं पर धर्मांतरण कराने के आरोप लगते हैं, जिसके बाद हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, गिरफ्तारी और एफआईआर का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो छत्तीसगढ़ को बने 24 साल हो चुके हैं, लेकिन धर्मांतरण का ये जटिल मुद्दा आज भी यहाँ के सामाजिक, राजनीतिक और कानूनी गलियारों में एक चुनौती बनकर खड़ा है। ये एक ऐसा हथियार बन चुका है जिसका इस्तेमाल हर चुनावी मौसम में वोट बटोरने के लिए किया जाता है। ज़मीनी हकीकत ये है कि गाँव में समाज बंट रहा है, हिंसा और अविश्वास का माहौल बढ़ रहा है। मौजूदा सरकार एक सख्त कानून लाने की बात कर रही है, जो ज़रूरी भी हो सकता है, लेकिन असली चुनौती उस कानून के निष्पक्ष क्रियान्वयन और न्याय सुनिश्चित करने की होगी। क्या नया कानून इस दशकों पुराने विवाद पर विराम लगा पाएगा या ये भी राजनीतिक खींचतान की भेंट चढ़ जाएगा? इसका जवाब तो वक्त ही देगा। इस गंभीर विषय पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।